नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सैनी है और आज का अपना एक नया टॉपिक है ब्रेकीथेरेपी, जो कि एक रेडिएशन थेरेपी का नया पार्ट है। ठीक है, तो ब्रेकीथेरेपी स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंट्रोडक्शन बताया था ब्रेकीथेरेपी का। उसमें मैंने बताया था कि ब्रेकीथेरेपी को अपन मेनली दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक्सटर्नल बीम थेरेपी और इंटरनल बीम थेरेपी, जो कि मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया हुआ था। उसके बाद में अपन ने जो नियर बीम थेरेपी है उसको स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपन। तो ब्रेकी थेरेपी में सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अपन क्या क्या पढ़ेंगे। उसमें अपन क्या क्या कंटेंट रखा है मैंने। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जो कि ब्रेकी थेरेपी का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है। वो जो उसका एम है ब्रेकी थेरेपी का, उसका क्या एम है, टाइप्स ऑफ सोर्सेज, सोर्स के टाइप किस तरह से है, क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सॉरी, ब्रेकी थेरेपी के इंट्रोडक्शन के स्टार्ट करते हैं। ब्रेकी थेरेपी इज डेराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड। जो ब्रेकी थेरेपी होती है डेराइव की गई है एक ग्रीक वर्ड, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रेकियोस एंड थेरेपी, जिसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस। ब्रेकियोस का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस, और थेरेपी का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट। सो इट इज कॉल्ड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट। इसे क्या बोलते हैं अपन, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रीटमेंट बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द रेडियो एक्टिव सोर्सेज एंड पेशेंट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। जो क्या होता है, ब्रेकीथेरेपी होती है, उसमें क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव जो सोर्स होता है जिससे रेडिएशन निकलती है, और जो पेशेंट होता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है ना, या तो 5 सेंटीमीटर से कम रखेंगे या फिर 5 सेंटीमीटर के इक्वल रखेंगे। इस तरह से उसको रेडिएशन देंगे। तो क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस होती है काफ़ी कम होती है। इस पर्पज से अपन क्या बोल देते हैं, ब्रेकीथेरेपी को क्या बोल देते हैं अपन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रीटमेंट बोल देते हैं। ब्रेकीथेरेपी ऑल्सो नोन एज प्लीजियोथेरेपी एंड क्यूरी थेरेपी। जो ब्रेकीथेरेपी है उसे अपन प्लीजियोथेरेपी एंड क्यूरी थेरेपी के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो प्लीजियो साइंटिस्ट थे और क्यूरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने दोनों ने मिलकर ब्रेकीथेरेपी का डिस्कस और वो क्या डिस्कवरी की थी। आगे अपन बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या है, ब्रेकीथेरेपी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। क्या ब्रेकीथेरेपी ट्रीटमेंट का क्या है, मेथड है, इन विच सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स आर यूज टू डिलीवर रेडिएशन एट ए शॉर्ट डिस्टेंस। ब्रेकीथेरेपी में क्या करते हैं, एक सील्ड रेडियो एक्टिव मतलब उसको पैक्ड क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपन, उसको यूज में लेते हैं डिलीवर करने के लिए रेडिएशन को एट शॉर्ट डिस्टेंस। क्या करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे रख देते हैं उस रेडियो एक्टिव सील्ड रेडियो एक्टिव सोर्स को, और उससे क्या करते हैं, रेडिएशन को डिलीवर करते हैं। ठीक है, ब्रेकीथेरेपी गिव्स ए लोकलाइज्ड हाई डोज टू ट्यूमर विद द रैपिड फॉल ऑफ द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। जो ब्रेकीथेरेपी होता है, क्या होता है, एक लोकलाइज्ड हाई डोज देता है ट्यूमर को विद द रैपिड फॉल ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। क्या होता है, जैसे ही मतलब ट्यूमर साइट पे, तो क्या करेंगे अपन, हाई लोकलाइज्ड डोज देंगे, और जैसे ही नॉर्मल टिश्यू आएगा उस पर क्या कर देंगे, उसकी जो रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो सडनली फॉल हो जाएगी, गिर जाएगी रेडिएशन की इंटेंसिटी टूवर्ड द नॉर्मल टिश्यू। जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वहां पर उनकी इंटेंसिटी है बिल्कुल कम हो जाएगी। रेडियो एक्टिव सोर्सेज आर यूज टू डिलीवर रेडिएशन टू द ट्यूमर सेल्स। जो रेडियो एक्टिव सोर्स होते हैं उसे यूज में लिया जाता है, किसके लिए, रेडिएशन को डिलीवर करने के लिए। और रेडिएशन किसको डिलीवर कर रहे हैं अपन, ट्यूमर सेल को। तो ये लाइन क्या बोल रही है कि रेडियो एक्टिव सोर्स को यूज में लेते हैं ट्यूमर को रेडिएशन डिलीवर करने के लिए। और जो फर्स्ट रेडियो एक्टिव सोर्स है डिस्कवर किया गया था 1896 में, वाई सर हेनरी बेक्यूरेल सर के द्वारा। तो दो लाइन बता रही है, फर्स्ट रेडियो एक्टिव सोर्स आर यूज एट द 1896 बाय द हेनरी बेक्यूरेल। फर्स्ट यूज रेडियो एक्टिव सोर्स इज रेडियम, जिसका सिंबल होता है Ra226। 226 क्या करता है, इसका एटॉमिक मास को शो करता है। उसके बाद में पढ़ते हैं, इनिशियली रेडियम वाज यूज एज ए रेडियो एक्टिव सोर्स। शुरुआती के दिनों में क्या था, रेडियम को यूज में लिया जाता था रेडियो एक्टिव सोर्स के रूप में। नाउ रेडियम आर वेंड इन ए हॉस्पिटल ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ रेडियम गैस। और आजकल क्या कर दिया, जो रेडियम है उसको क्या कर दिया, बैन कर दिया गया हॉस्पिटल में। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, रेडियम गैस सीक्रेट करता है। एक्चुअली होता क्या है, जो रेडियम है, रेडियम बॉडी के अंदर जाता है और जो जॉइंट होता है उनमें जाके क्या जमा हो जाता है। जो जॉइंट होते हैं उनमें जाके बोन्स के जॉइंट में क्या जमा हो जाता है। जमा होने के बाद में वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट करता है। टॉक्सिक गैस होती है और रेडिएशन को इमिट करता है, जिससे क्या होता है, हैजार्डस इफेक्ट दिखने लगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो कि काफी हार्मफुल थे। इसलिए इसको क्या कर दिया ना, आज बैन कर दिया गया है हॉस्पिटल्स में। नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे मतलब आजकल के टाइम पे काफी रेडियो एक्टिव सोर्स अवेलेबल है। तो कुछ रेडियो एक्टिव सोर्सेज के नाम दिए गए हैं और उनकी हाफ लाइफ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टेबल आप लोगों के लिए। नेम ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स एक साइड लिखा हुआ है मैंने, हाफ लाइफ। तो डिस्कस करते हैं रेडियम के बारे में।
रेडियम होता है उसकी हाफ लाइफ होती है, रेडियम की हाफ लाइफ होती है 1600 ईयर होती है, और जो कोबाल्ट 60 होती है उसकी हाफ लाइफ होती है 5.26 ईयर होती है। सीजियम की बात करें, सीजियम की हाफ लाइफ 30 ईयर्स होती है, और इरेडियम होता है, इरेडियम की हाफ लाइफ 73.8 डेज होती है, 8 डेज में काफ़ी इसकी शॉर्ट शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। और आयोडीन होता है उसकी 59.4 डेज होती है। इस तरह से क्या होता है उनका हाफ लाइफ वगैरह दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकीथेरेपी सोर्सेज। जो एक आइडियल ब्रेकीथेरेपी सोर्स होता है उसके लिए क्या क्या जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपन को इसेंशियल होनी चाहिए कि वो इस आइडियल ब्रेकीथेरेपी सोर्स बन सके, ठीक है। सॉरी, गामा एनर्जी शुड बी 0.2 to 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है जो गामा एनर्जी होती है ब्रेकीथेरेपी सोर्स की, वो 0.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच की होनी चाहिए। इससे क्या होता है प्रॉपर क्या होता है रेडिएशन इमिट कर सके। जो बीटा एनर्जी होती है उनकी शुड बी लो, काफी कम होनी चाहिए, ताकि जो आर्टिफैक्ट होते हैं सेकेंडरी रेडिएशन प्रोड्यूस होती है वो कम हो सके, ठीक है। जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ शुड बी वेरी हाई फॉर द टेम्परेरी इम्प्लांट। क्या होती है जो हाफ लाइफ होती है किसकी, जो टेम्परेरी इम्प्लांट होते हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेरी इम्प्लांट है वो क्या करते हैं अपन कुछ समय के लिए रखते हैं, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो जल्दी क्या हो जाएगा वो डिके हो जाएगा, ठीक है। और जो हाफ लाइफ होती है जो भी परमानेंट इम्प्लांट होते हैं उनके लिए क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्योंकि जो इम्प्लांट है वो धीरे 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 क्या रेडिएशन को क्या करे, खत्म कर सके, ठीक है। शुड नॉट इमिट एनी चार्ज पार्टिकल और गैसेस प्रोडक्ट। जो अपना ब्रेकीथेरेपी सोर्स है उसमें किसी तरह का चार्ज पार्टिकल और गैसेस प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि क्या करेगा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर देगा, और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो जाएंगे जिससे क्या होगा हैजार्डस इफेक्ट दिखने लगेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स शुड बी केमिकली इनर्ट टू द बॉडी फ्लूइड। जो रेडियो एक्टिव सोर्स होता है केमिकली इनर्ट होना चाहिए बॉडी फ्लूइड के लिए। जो ह्यूमन की बॉडी फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, प्लाज्मा होता है, उसमें किसी तरह का क्या केमिकली रिएक्शन शो नहीं करे। अगर केमिकल रिएक्शन शो करेगा तो क्या पॉइजन क्रिएट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। तो इससे क्या होगा वो क्या अपना रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होना चाहिए, वो केमिकली इनर्ट होना चाहिए, कोई रिएक्शन ना करे। रेडियो एक्टिव शुड बी इनसोल्यूबल और नॉन टॉक्सिक। क्या इनसोल्यूबल होना चाहिए, वो बॉडी से क्या करे सीधा निकल जाए, बॉडी से निकल जाएगा तो बॉडी में किसी तरह की रेडिएशन नहीं बचेगी, और रेडिएशन नहीं बचेगी तो फर्दर जो उसके हैजार्डस इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे। और नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, इसमें कोई जहरीला नहीं होना चाहिए, पॉइजन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा बॉडी का जो मतलब ऑर्गन्स है उनको डैमेज ना कर पाए। हैव ए हायर स्पेसिफिक एक्टिविटी, अच्छी स्पेसिफिक एक्टिविटी होनी चाहिए। अब सम एप्लीकेटर आर यूज इन ब्रेकीथेरेपी सोर्स। कुछ एप्लीकेटर्स हैं जो कि अपन किसी ब्रेकीथेरेपी सोर्स के रूप में यूज में लेते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, रिबन के रूप में हो सकता है, ट्यूब्स के रूप में हो सकता है, निडल के रूप में हो सकता है, वायर के रूप में हो सकता है, पेलेट के रूप में हो सकता है। पेलेट को यूज किसके लिए लिया जाता है, कोबाल्ट 60 के लिए यूज में लिया जाता है, और सीजियम 137 के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है क्लासिफिकेशन किया गया है ब्रेकीथेरेपी का, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है और क्या क्या पॉइंट रहेंगे अपने क्लासिफिकेशन के। तो देखिएगा जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया है ओनली टोटल 4 बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्स लोडिंग, आप किस तरह से सोर्स को लोड कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू वेरियस प्लेस ऑफ इम्प्लांट, आपने कहाँ कहाँ उसको इम्प्लांट किया गया, कौन कौन सी जगह पे इम्प्लांट किया गया है, उस अकॉर्डिंग अपन ने क्या किया इसको क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू डोज रेट, आप कितनी डोज दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसको क्या किया है क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग क्या किया है अपन ने इसको क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू सोर्स लोडिंग, अब बात करते हैं सोर्स लोडिंग के बारे में कि आपने सोर्स लोडिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से डिवाइड किया गया है। लोडिंग क्या होता है, सबसे पहले लोडिंग के बारे में समझिएगा। रेडियो एक्टिव सोर्स आर केप्ट इन द पेशेंट बॉडी बाय द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ एप्लीकेटर। क्या होता है रेडियो एक्टिव सोर्स को क्या कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी में क्या किया जाता है रखा जाता है, उसे एक स्पेशल प्रोसेसर के थ्रू उसे क्या बोलते हैं अपन एप्लीकेटर बोलते हैं। अब क्या होता है रेडियो एक्टिव सोर्स को इस एप्लीकेटर के अंदर रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं अपन लोडिंग बोलते हैं। तो समझिएगा द इंसर्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्सेज इन एप्लीकेटर और पेशेंट को लोडिंग, उसे क्या बोलते हैं अपन लोडिंग बोलते हैं, ठीक है। रेडियो एक्टिव सोर्स को एप्लीकेटर के अंदर रखना ही। अब दो टाइप की लोडिंग होती है, पहली होती है प्री लोडिंग, दूसरा होता है आफ्टर लोडिंग। अब बताता हूँ प्री लोडिंग क्या होता है। इन प्री लोडिंग सोर्सेस आर कीप्ड इन द पेशेंट बॉडी बाय द मैनुअली और रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट। क्या करते हैं प्री लोडिंग में सबसे पहले क्या करते हैं रेडियो एक्टिव सोर्स को क्या करते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर रखा जाता है, या तो मैनुअली रखा जाएगा या फिर क्या होगा उसे टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा रखा जाएगा। इन दिस मेथड हायर एक्सपोजर डोज
टू द हॉस्पिटल स्टाफ एज वेल एज पेशेंट। जिससे क्या होता है, जो हायर एक्सपोजर लगता है रेडिएशन को, किसको, हॉस्पिटल स्टाफ को, और एज वेल एज पेशेंट, मतलब पेशेंट को क्या करते हैं, हायर रेडिएशन एक्सपोजर लगता है। नाउ इट इज आफ्टर लोडिंग टेक्निक आर यूज्ड टू इंसर्ट ऑफ ए रेडियो एक्टिव सोर्सेज। अब आज के दिन में क्या करते हैं, आफ्टर लोडिंग टेक्निक को यूज में लिया जाता है रेडियो एक्टिव सोर्स को इंसर्ट करने के लिए। द हायर एक्सपोजर रिसीव्ड टू द हॉस्पिटल विच को सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ द हैजार्ड। क्या करते हैं, अगर आपको ज्यादा हॉस्पिटल स्टाफ को क्या होता है, हायर एक्सपोजर लगता है, जिससे क्या होता है सिग्निफिकेंट हैजार्ड, मतलब जो नुकसान होते हैं रेडिएशन के, वो आपको दिखने लगते हैं। इसके बाद बताऊंगा आफ्टर लोडिंग टेक्निक क्या होती है। इन दिस मेथड एप्लीकेटर फर्स्ट इंसर्टेड इनटू द पेशेंट बॉडी। सबसे पहले क्या कहते हैं, एप्लीकेटर को बॉडी के अंदर डाला जाता है। देन द रेडियोएक्टिव सोर्स आर इंसर्टेड इन द एप्लीकेटर। उसके बाद में क्या करते हैं, उसे एक मशीन के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं और क्या करते हैं सॉरी, उसे एप्लीकेटर में डाल देते हैं। दिस मेथड इज इफेक्टिव मेथड टू रिड्यूस द रेडिएशन डोज टू स्टाफ। ये क्या होता है, काफी इफेक्टिव मेथड होता है पेशेंट की डोज को कम करने के लिए और रेडियोग्राफर की डोज को कम करने के लिए काफी इफेक्टिव मेथड है। दो टाइप से अपन आफ्टर लोडिंग कर सकते हैं। पहला तो मैनुअल आफ्टर लोडिंग होता है जिसे आरएल बोलते हैं, और दूसरा सॉरी एमएल बोलते हैं, और दूसरा होता है आरएल, रिमोट आफ्टर लोडिंग। आप रिमोट आफ्टर लोडिंग से खुद समझ रहे होंगे कि रिमोट का मतलब क्या होता है, रिमोट के थ्रू क्या होता है, मशीन के थ्रू सारा प्रोसेस होएगा, और मैनुअल का मतलब मैनुअली सारी प्रोसेस की जाएगी। और मैन्युअली आफ्टर लोडिंग मशीन क्या होती है, द एप्लीकेटर फर्स्ट इंसर्टेड इनटू द टारगेट सेल, देन द लेटर रेडिएशन सोर्स आर प्लेस्ड बाय मैन्युअली बाय हैंड। सॉरी, द एप्लीकेटर फर्स्ट इंसर्टेड, रेडियो क्या करते हैं, पहले एप्लीकेटर को बॉडी के अंदर या टारगेट सेल के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद में रेडिएशन सोर्स को क्या कर दिया जाता है, एप्लीकेटर के अंदर डाल दिया जाता है। इसमें वही होता है कि ये पेशेंट, मतलब जो हॉस्पिटल स्टाफ और पेशेंट होता है, दोनों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, हैजार्डियस होता है, हार्मफुल होता है। और अब बात करते हैं आरएल, रिमोट आफ्टर लोडिंग टेक्निक के बारे में। इन दिस मेथड द एप्लीकेटर फर्स्ट इंसर्टेड इनटू पेशेंट बॉडी। सबसे क्या करते हैं, एप्लीकेटर को सबसे पहले पेशेंट बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। देन रेडिएशन सोर्स आर प्लेस्ड इनटू द एप्लीकेटर बाय द हेल्प ऑफ मशीन। क्या करते हैं, मशीन के थ्रू क्या कर देते हैं, एप्लीकेटर से कनेक्ट कर देते हैं और रेडियो एक्टिव सोर्स को उसको मशीन के थ्रू भेज दिया जाता है। इससे पेशेंट की डोज क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब दूसरा तरीका है अपना क्लासीफाई करने का, अकॉर्डिंग टू डोज रेट। आपने डोज रेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। पहला होता है लो डोज रेट होता है, दूसरा होता है हाई डोज रेट जिसे एचडीआर बोलते हैं, और एक होता है मीडियम डोज रेट। मीडियम डोज रेट मतलब एमडीआर। ठीक है। हाँ, लो डोज रेट का क्या क्लासिफाई, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, उसका क्राइटेरिया की बात करें तो रेडिएशन डोज होती है वो 0.2 ग्रे से 2 ग्रे के बीच की होती है। अगर आप जो पेशेंट को रेडिएशन डोज दे रहे हो तो वो 0.2 ग्रे से 2 ग्रे के बीच की होनी चाहिए। हाई डोज रेट में 2 ग्रे से 12 ग्रे के बीच की जो रेडिएशन होती है वो होनी चाहिए। और मीडियम डोज रेट होती है, उसमें क्या होता है, रेडिएशन का दो लेवल रेडिएशन की डोज होती है 2 ग्रे से 12 ग्रे के बीच में होनी चाहिए, और जो एचडीआर होती है 12 ग्रे से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया गया है। अकॉर्डिंग टू टाइम ड्यूरेशन। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आप कितने टाइम तक अपने उसको बॉडी में रख रहे हो। एक तो परमानेंट इम्प्लांट होता है, एक टेम्पररी इम्प्लांट होता है। परमानेंट इम्प्लांट की बात करें कि रेडिएशन सोर्स को क्या करते हैं अपन बॉडी के अंदर, क्या करते हैं, परमानेंटली क्या कर देते हैं अपन, फिक्स कर देते हैं फॉर लाइफ टाइम के लिए। इससे क्या होता है, रेडिएशन क्या होती है, जो सोर्स होता है अपनी रेडिएशन को डिलीवर करता रहता है तब तक कि वो कंप्लीटली डिके नहीं हो जाता है। ठीक है। इट इज प्रिफर्ड फॉर द एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी। जो परमानेंट इम्प्लांट होता है वो एब्डोमिनल और थोरेसिक कैविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इट इज ए वन टाइम प्रोसीजर, कैन बी रिमूव्ड आफ्टर इम्प्लांट। एक टाइम का प्रोसेसर होता है, उसके बाद में इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर दिया जाता है। अब बात करते हैं टेम्पररी इम्प्लांट के बारे में। इसमें क्या करते हैं, सोर्स को जो क्या होता है कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए क्या करते हैं, बॉडी में डालते हैं। व्हेन द प्रिस्क्राइब डोज इज कंप्लीट रेडिएशन सोर्स विल बी रिमूव। अब कहते हैं कि जितने भी डॉक्टर अपन को इंकोलॉजिस्ट डोज बताता है उसके बाद में अपन क्या कर देते हैं, खत्म होने के बाद में उसको जो सोर्स है उसको बाहर निकाल लेते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू वेरियस प्लेस ऑफ इम्प्लांट है ऑफ टेक्निक। अपन क्या करते हैं, टेक्निक मतलब किस किस जगह पे आप इम्प्लांट कर रहे हैं। टोटल अपने 6 तरह से अपन ने इसको क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है इंट्रा कैविटी इम्प्लांट, इंटरस्टिशियल इम्प्लांट और सरफेस मोल्ड, इंट्रा ऑपरेटिव, इंट्रावेस्कुलर, इंट्राल्यूमिनल। बात करते हैं इंट्रा कैविटी के अंदर। इसमें क्या होता है, जो रेडिएशन सोर्स होता है उसको ह्यूमन की जो नेचुरल कैविटी होती है। अब आप लोग बोलोगे नेचुरल कैविटी क्या होती है, नेचुरल कैविटी क्या होती है, नेचुरल कैविटी वो होती है जो कि नेचुरली बनी हुई, जैसे एनस हो गया, वेजाइना हो गया, रेक्टम हो गया और सर्विक्स हो जाता है। इनमें क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स को अपन क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं और क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं ट्यूमर के वॉल्यूम को। जिससे क्या होता है, अपन एक लोकलाइज हाई लोकलाइज डोज ट्यूमर सेल को दिलवा सके विद द रैपिड फॉल ऑफ सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू को मिनिमम डोज लग सके।
एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं कौन कौन सी जगह पे अपन इसको यूज में ले सकते हैं। सर्विक्स कैंसर हो जाता है, वेजाइनल यूट्रस कैंसर हो जाता है, रेक्टम हो जाता है और एनाल हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांट के बारे में। इट इज द यूज्ड व्हेन द ट्यूमर इज वेल लोकलाइज्ड। क्या क्या होता है, आपको पता है कि ट्यूमर फिक्स्ड है, अगर ट्यूमर फिक्स्ड है तो अपन इंटरस्टिशियल इम्प्लांट को यूज में करेंगे। इसमें क्या करते हैं, रेडिएशन सोर्स को इंसर्ट करते हैं और क्या करते हैं, जो ट्यूमर का वॉल्यूम होता है उसको कवर करते हैं और एक लोकलाइज ट्यूमर को क्या करते हैं, फिक्स डोज देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रेडिएशन है ना, डोज अच्छे देते हैं और ट्यूमर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सरफेस मोल्ड की बात करते हैं। सरफेस से आप खुद समझ रहे हो कि अगर ट्यूमर सरफेस पे है तो उसमें क्या करेंगे, सरफेस मोल्ड पे लेंगे। इसके एग्जांपल की बात करें तो स्किन हो जाता है, ठीक है, ईयर हो जाता है, ईयर पिन्ना हो जाता है। अगर वहां पे कैंसर है तो अपन सरफेस मोल्ड के अंदर लेते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करते हैं ब्रेकीथेरेपी के बारे में, जो कि अपना लास्ट पॉइंट है। एडवांटेज क्या होता है ब्रेकीथेरेपी का, द सोर्स रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ट्यूमर और कंटिन्यूसली। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि सोर्स है जो ट्यूमर के कॉन्टेक्ट में रहता है, जिससे क्या करते हैं, लगातार डोज देते रहते हैं और उससे क्या होता है, ट्यूमर का ट्रीटमेंट जल्दी हो पाता है। इट डिलीवर ए पर्टिकुलर शॉर्ट डोज एट शॉर्ट टाइम। इससे क्या होता है, अपन क्या करते हैं, पर्टिकुलर डोज दे पाते हैं शॉर्ट टाइम पीरियड में। डोज डिस्ट्रीब्यूशन कैन भी कंट्रोल। इससे क्या कर सकते हैं अपन, जो मैनुअल प्रोसेस होता है उसमें तो अपन क्या करते हैं, डोज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बल्कि जो रिमोट आफ्टर लोडिंग टेक्निक होती है उसमें अपन मशीन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए कहते हैं इसमें अपन जो डोज का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इससे क्या होता है, लो डोज मिलती है सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू को। जो नॉर्मल टिश्यू होता है उसको क्या होती है, मिनिमम डोज लगती है जिससे सराउंडिंग टिश्यू हेल्थी रहे। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं, डोज नॉट अलाउड टू टू द चेक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अपन को जो सॉरी, जो डोज की रिएक्शन होती है उसको अपन चेक नहीं कर पाते हैं, डोज की कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि ट्यूमर सेल को कितनी डोज लगी है, और एग्जैक्ट ट्यूमर के जो है ना क्या लोकेशन को अपन एक प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। डिफिकल्टी होती है इनएसेसिबल साइट। अपन को कोई ऐसी साइट हो जहाँ अपन अपन क्या कर सकते, अपन को क्या प्रॉब्लम आती है कि अपन उस साइट पे क्या कर पाए, उस एप्लीकेटर को इंसर्ट कर पाए, रेडियोएक्टिव सोर्स को इंसर्ट कर पाए। हाँ, यूजुअली रिक्वायर्ड ए एडमिशन इन वार्ड। अपन को क्या होता है, तब तक पेशेंट को रोज डिलीवर नहीं करती, तब तक अपन को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और इससे कुछ ही पेशेंट ट्रीट हो पाते हैं। ये हो जाता है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये आपको, आई होप कि आपको जो ब्रेकीथेरेपी का जो एक स्मॉल सा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको लगा है कि कुछ वीडियो में अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए इस तरह की और वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से लाता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।